तो केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और ये कोशिका का क्या है, नियंत्रण केंद्र है, यानी कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, अपना केंद्रक। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, यानी केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसके बाद आता है क्रोमोसोम्स और जीन, यानी केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम और जीन पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम और जीन का कार्य क्या है कि अपने जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। और जीन क्या करते हैं कि जो लक्षण होते हैं प्राणी के अंदर, जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। जो ये जीन है, यानी जो लक्षण को ट्रांसफर करने का कार्य कौन करेंगे, जीन। और जो जीन है कहाँ पाए जाएंगे, केंद्रक के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आदिम न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस। केंद्रक को हम आदिम न्यूक्लियोइड और या न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो है अल्प विकसित होता है। कैसा होता है, अल्प विकसित, लगभग हम कह सकते हैं कि अनुपस्थित होता है। तो अल्प विकसित होने के कारण इसको क्या बोलेंगे अपन, आदिम न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस। एग्जाम में पूछा जाता है अपने को कि भाई केंद्रक को आदिम न्यूक्लियोइड कहते हैं क्यों, क्योंकि जो यह केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक जो कोशिका हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका हैं उनके अंदर कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होने के कारण इसको आदिम न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल। बैक्टीरिया और जो नीलहरित शैवाल है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनमें केंद्रक क्या है, अल्प विकसित होता है। इस कारण इसको अपन आदिम न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना गुणसूत्र। तो गुणसूत्र है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाएंगे, केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका। जो आगे बात करें अपन केंद्रिका, केंद्रिका के ऊपर कौन होते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्रों पर क्या लगे होते हैं, जीन्स। और जीन्स क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली या सेंट्रल मेम्ब्रेन। जो केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक है एक डबल लेयर या दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। इसके अंदर दो झिल्ली होती है, एक बाहरी झिल्ली और दूसरी आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है। तो ये केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक झिल्ली क्या करती है कि दो टाइप की केंद्रक झिल्ली होती है, एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। जो इसकी आंतरिक झिल्ली है, केंद्रक की आंतरिक झिल्ली है, ये कोशिका द्रव से अलग करती है। केंद्रक को जैसे ये अपनी कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच कौन होता है, केंद्रक। केंद्रक होता है। तो इसके चारों तरफ क्या भरा रहता है, ये कोशिका द्रव। क्या होता है, कोशिका द्रव। तो इस कोशिका द्रव से जो केंद्रक को अलग कौन करती है, ये जो आंतरिक झिल्ली है इसकी, ये कोशिका द्रव से अलग करती है। जबकि एक आउटर लेयर होती है, केंद्रक की एक आउटर लेयर होती है, वो क्या करती है, जो ईआर होती है अपनी, ईआर से कनेक्ट रहती है। किससे रहती है, ईआर से कनेक्ट रहती है। ठीक है। तो कोशिका जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डबल लेयर पाई जाती है। एक लेयर तो क्या करती है, इसको कोशिका द्रव से अलग करने का कार्य करती है, और दूसरी लेयर क्या करती है, ईआर से जुड़ी हुई होती है। ईआर क्या होती है, अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक है, जो कोशिका द्रव के अंदर उपस्थित होती है। इसके बाद आता है केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव क्या होता है, केंद्रक द्रव जो है, जैसे कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव, इसी तरह केंद्रक के अंदर भी क्या है, एक द्रव पाया जाता है। उसको क्या बोलेंगे अपन, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव के अंदर फास्फोरस और प्रोटीन, फास्फोरस और प्रोटीन, यानी कोशिका द्रव के अंदर भी फास्फोरस और प्रोटीन होते हैं। एक लिक्विड होता है गाढ़ा पदार्थ, उसको क्या बोला जाता है, केंद्रक द्रव। तो जो ये लिक्विड गाढ़ा पदार्थ है, किससे मिलकर बना होता है, फास्फोरस और प्रोटीन से। तो फास्फोरस और जो प्रोटीन की जो मात्रा है कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव के अंदर जो मात्रा है वो अधिक होती है, किससे, कोशिका द्रव से। यानी फास्फोरस और प्रोटीन की जो मात्रा है कोशिका द्रव में जितनी होगी उससे कुछ अधिक मात्रा में होगी, किसके अंदर, केंद्रक द्रव के अंदर। ठीक है। तो केंद्रक द्रव क्या हुआ अपना, यानी केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा लिक्विड पदार्थ है वो पाया जाता है, उसको केंद्रक द्रव बोलते हैं। और ये फास्फोरस और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक होता है कोशिका द्रव, जो किसके अंदर पाया जाता है, अपनी कोशिका के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है केंद्रिका। केंद्रिका, तो केंद्रिका की जो खोज है, केंद्रिका की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, फोंटाना के द्वारा। यानी जो बात करेंगे केंद्रक और केंद्रिका दोनों सिमिलर नेम है। तो केंद्रक की जो खोज है, केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। जबकि केंद्रिका जो है, केंद्रिका कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के अंदर, यानी केंद्रक का जो आंतरिक पार्ट, यानी केंद्रक के जो बीचों बीच, यह है केंद्रिका। इस डायग्राम में दिख रही है अपने को केंद्रिका। तो केंद्रिका जो है क्या है, केंद्रक के बीचों बीच उपस्थित होती है। केंद्रक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार या अंडाकार, गोलाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी हो सकती है। इसके बीचों बीच क्या उपस्थित होती है, केंद्रिका। क्या उपस्थित होती है, केंद्रिका। और केंद्रिका पर कौन उपस्थित होता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र पर कौन उपस्थित होते हैं, जीन। ठीक है। तो केंद्रिका की जो खोज है फोंटाना के द्वारा की गई। अब केंद्रिका के बारे में दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात तो ये क्या है, आरएनए का भंडार गृह है। क्या है, आरएनए का भंडार गृह। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का क्या है, भंडार गृह है। कौन है, केंद्रिका। नेक्स्ट है इसके बाद राइबोसोम का निर्माण, यानी राइबोसोम का जो निर्माण करने में सहायक है वो कौन है, केंद्रक, केंद्रिका सॉरी। तो केंद्रिका के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है और आरएनए का भंडार गृह है। तो दो चीज इसके बारे में याद रखनी है अपने को कि एक तो इसकी खोज किसने की थी, फोंटाना के द्वारा। केंद्रिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, फोंटाना के द्वारा। दूसरी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि ये आरएनए का क्या है, भंडार गृह है। अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आरएनए का भंडार गृह किसे कहते हैं, चार ऑप्शन दे दे, केंद्रक है, केंद्रिका है, और यदि अपने को ऑप्शन में केंद्रक है और केंद्रिका नहीं है तो केंद्रक आंसर करना है। लेकिन यदि केंद्रक भी है और केंद्रिका है तो आंसर क्या होगा अपना, केंद्रिका। यानी केंद्रिका जो है किसका भंडार गृह है, आरएनए का भंडार गृह है। और दूसरी बात राइबोसोम का निर्माण करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। इसके बाद है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो दोनों क्रिया हैं केंद्रक के अंदर होती हैं। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है किसके अंदर होती है, केंद्रक के अंदर।
अब ये क्रिया है क्या कि जो रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए का डीएनए में चेंज, डीएनए से क्या हो रहा है, डीएनए में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा अपना रेप्लिकेशन। जबकि डीएनए का आरएनए या आरएनए का डीएनए में चेंज क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डीएनए से डीएनए ये क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए ये क्या हो जाएगा अपना ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की जो क्रिया है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा अपने से, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की जो क्रिया है किसके अंदर होती है, केंद्रक के अंदर। और यदि अंदर से क्वेश्चन आया तो क्या पूछेगा भाई, जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो रेप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ, डीएनए से डीएनए, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हुआ डीएनए से आरएनए। इसके बाद है स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी स्तनधारी जो जीव है जितने भी, ठीक है, स्तनधारी जीवों की जो आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यानी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना सिनोसाइड और सिंसियल। तो सिनोसाइड का मतलब, सिनोसाइड की जो प्रोसेस ये क्या होता है, पादप में, किसमें, पादप में, और ये क्या होता है, प्राणी में, ठीक है, प्राणी में या जंतु में लिख देते हैं हम, ठीक है। अब सिनोसाइड क्या है, तो सिनोसाइड का मतलब है कि जो पादप होते हैं, पादपों में कई कोशिका, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है। पादपों में जो अलग अलग कोशिका होती है उनमें अलग अलग केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो पादपों के अंदर जो कोशिका है, रिक्तिका है, उसका आकार थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। कैसा आकार होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण जो केंद्रक है प्राणियों के अंदर या जंतुओं के अंदर केंद्रक है कोशिका के बीचों बीच उपस्थित होता है, कोशिका के बीचों बीच उपस्थित होता है, यहाँ पे बीचों बीच। लेकिन जो पादप है, पादपों की रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण केंद्रक बीचों बीच उपस्थित नहीं होकर क्या होता है, साइड में उपस्थित होता है, ठीक है। तो पादपों के अंदर केंद्रक कहाँ होगा, उनके किनारे, साइड में। जबकि जंतु है, प्राणी के अंदर जो होगा केंद्रक बीचों बीच उपस्थित होगा। तो जो पादपों के अंदर जो क्या डिफरेंट टाइप के या भिन्न भिन्न छोटे छोटे अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, सिनोसाइड। जबकि प्राणी के अंदर जो अलग अलग केंद्रक, अलग अलग कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक उपस्थित होंगे उनको क्या बोलेंगे, सिंसियल। तो सिंसियल और सिनोसाइड का प्रोसेस अपने को समझ में आ गया कि भाई सिनोसाइड क्या होगा, पादपों के अंदर। सिनोसाइड किसके अंदर पाया जाएगा, पादपों के अंदर। जबकि सिंसियल किसके होगा, प्राणी या जंतुओं के अंदर। जंतुओं के अंदर कौन होगा, सिंसियल, और सिनोसाइड पादपों के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका का कंट्रोल रूम। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर कितने 5 स्टार लगा लो, कि कोशिका का कंट्रोल रूम। यानी पूरी कोशिका जो है, अब तक हमने कोशिका पढ़ी थी, कोशिका के कोशिकांग पढ़े थे, कोशिका झिल्ली पढ़ी थी, कोशिका द्रव पढ़ा था, और डिफरेंट टाइप के उसके कोशिकांग थे, सबके बारे में पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। तो हमने देखा था कि जो कोशिका का कंट्रोल रूम है, जैसे अपने घर के अंदर क्या होती है, लाइट होती है, और लाइट का कंट्रोल एक जगह होता है, कहाँ से, मीटर से। यदि मीटर से हम लाइट को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। उसी तरह जो यदि केंद्रक जो है, केंद्रक क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो पूरी कोशिका भी कार्य करना बंद कर देगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोशिका का क्या है, कंट्रोल रूम है। पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, अपना केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी खोज। जितनी भी लास्ट एग्जाम हुई है सब में यही पूछा गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। केंद्रक में क्या है, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, उन गुणसूत्रों पर क्या लगे होते हैं, जीन, और जीनों का कार्य क्या है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। इसके बाद इसको आदिम न्यूक्लियोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि आदिम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित होती है। तो अल्प विकसित होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, आदिम न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोस। इसके बाद केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली दो टाइप, डबल लेयर होती है। डबल लेयर में कैसी होती है, एक आंतरिक दूसरी बाहरी। तो एक झिल्ली जो है इसकी आंतरिक लेयर है, वो कोशिका द्रव से क्या करती है, केंद्रक को अलग करती है। जबकि दूसरी झिल्ली क्या करती है, ईआर जो होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, उससे क्या करती है, इसको कनेक्ट करती है केंद्रक को, ठीक है। इसके बाद केंद्रक द्रव है, जैसे कोशिका में कोशिका द्रव होता है, उसी प्रकार केंद्रक में केंद्रक द्रव होता है, जो किसका बना होता है, फास्फोरस और प्रोटीन का। फास्फोरस और प्रोटीन की जो मात्रा है केंद्रक द्रव में अधिक होती है, जबकि कोशिका द्रव में केंद्रक द्रव की तुलना में कम होती है। केंद्रका की खोज किसने के द्वारा की गई थी, फोंटाना के द्वारा। 1 और मोर देन 1, यानी जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका है एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई केंद्रिका एक ही होगी, एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। यानी केंद्रिका की संख्या 1 और मोर देन 1 हो सकती है। खोज किसने की थी, फोंटाना ने। आरएनए का भंडार गृह, इंपॉर्टेंट बात यही है, आरएनए का भंडार गृह कौन है, तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका है जो आरएनए का भंडार गृह है, और राइबोसोम का निर्माण है। या रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया किसके अंदर होती है, केंद्रक के अंदर। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए में चेंज, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए में परिवर्तन, ठीक है। ये इसका केंद्रक का डायग्राम है, जिसमें आउटर लेयर है, ये आंतरिक लेयर है, ठीक है। ये केंद्रिका है, इसके बीचों बीच केंद्रिका पे कौन है, गुणसूत्र है, और गुणसूत्रों पे क्या लगे हुए हैं, ये जीन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये केंद्रक की स्ट्रक्चर होगी। ओके, थैंक यू।